Hello dear student. So in previous lecture we were discussed about transducer, in which we have discussed about the piezoelectric transducer in instrumentation, that is our last unit. So लास्ट लेक्चर में हमने जो है पीजियोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के बारे में डिस्कस कर रहा था कि किस तरीके से वर्क करते हैं, उनके फंक्शनैलिटी क्या है, किस तरीके से वो इनपुट सिग्नल्स को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और जो हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्राप्त होते हैं उनको कैसे हम कैलिब्रेटेड स्केल पे मेज़र करके, और जो हमारा इनपुट फोर्स था या क्या नाम है स्ट्रेस था, उसकी वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं। उसके अलावा हमने इनके टाइप्स के बारे में डिस्कस करा कि नेचुरल जो क्रिस्टल होते हैं पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल वो कौन कौन से होते हैं, ड्यूरेलियम हो गया या जो भी है। उसके अलावा सिंथेटिक के बारे में भी हमने डिस्कस करा, इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी हमने देखा। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट जो आपका प्रिंसिपल है जिस पे आपके पीजोइलेक्ट्रिक जो डिवाइसेस हैं काम करती हैं, वो है आपका रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर। अब अगर रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर में हम बात करें तो पहला है आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर। जैसा कि आप लोग को पता है कि रेजिस्टेंस जो फिजिकल क्वांटिटी है, अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज़ में रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करें तो R इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए, जहाँ पे आपका जो रो होता है वो कंडक्टर रजिस्टिविटी होती है। जो आपका कंडक्टर होता है, जो आपका करंट को कैरी कर रहा होता है, उसकी रजिस्टिविटी, उस कंडक्टिंग मटेरियल की रजिस्टिविटी क्या है, उसको हम रो से डिनोट करते हैं। एल क्या है, एल आपका जो लेंथ है, जो वायर आपका करंट को कैरी कर रहा है, उसकी लेंथ जो है वो हम सेंटीमीटर्स में लेते हैं, जबकि हमारा कंडक्टर जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह लीजिए या कंडक्टर रजिस्टिविटी कह लीजिए, वो हमारा ओम पर सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितना रेजिस्टेंस हमारा वो मटेरियल जो है प्रोवाइड कर रहा है। ए क्या है, ए आपका जो रजिस्टर है उसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब देखिए, आप किसी भी मेथड के थ्रू जो ये क्वांटिटीज़ हैं, चाहे रो यानी कि कंडक्टर रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल, चाहे आप रो को वैरी करिए, चाहे लेंथ को वैरी करिए जो वायर का लेंथ है, और चाहे आप यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया को वैरी करिए, इनमें से किसी भी क्वांटिटी को आप वैरी करके जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है, ठीक है, उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, या सारे के सारे क्वांटिटीज़ को एक साथ आप चेंज करके और इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है उसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं। अब अगर आप बात करें वेरिएबल रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपको फिजिकल क्वांटिटी मेज़र करनी होती है, जो आपको फिजिकल क्वांटिटी एज अ इनपुट आपने दिया है, दैट इज़ फोर्स, या कह लीजिए आपका फोर्स के अलावा स्ट्रेस जो भी आपने अप्लाई किया है, लोड, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम चेंज करके जो हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मिलता है वो रेजिस्टेंस के फॉर्म में मिलता है। मतलब कि जो अप्लाइड लोड है उसको ट्रांसड्यूसर सेंस करेगा, सेंस करके जो हमें आउटपुट देगा, जो डिस्प्ले यूनिट पे डिस्प्ले करेगा, वो रेजिस्टेंस को चेंज करके कितना लोड अप्लाई हुआ है वही डिस्प्ले करेगा। ठीक है, मतलब कि बेसिकली जो ट्रांसड्यूसर आउटपुट देगा वो रेजिस्टेंस के फॉर्म में देगा, अप्लाइड फोर्स या लोड को, ठीक है, कन्वर्ट करके। अब अगर बात करें तो वेरिएबल ट्रांसड्यूसर जो है, एक तो
इसमें आप जो है रेजिस्टेंस को मैकेनिकल अरेंजमेंट के थ्रू या कह लीजिए मैकेनिकल मैकेनिज्म के थ्रू आप जो रेजिस्टेंस है उसको मैकेनिकली वैरी कर सकते हैं, जो कि आपको पोटेंशियोमीटर में देखने को मिलता है। एट द सेम टाइम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में आप थर्मल रेजिस्टेंस चेंज करके जो है इनपुट या अप्लाइड जो क्वांटिटी है उसके बारे में पता कर सकते हैं, यानी कि जो आपको आउटपुट फॉर्म में मिलेगा वो आपको थर्मल रेजिस्टेंस मिलेगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज, इसमें आप जो है रेजिस्टिविटी जो है इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टिविटी आपको आउटपुट मिलेगा, मतलब कि जैसे जैसे आपकी मटेरियल की रेजिस्टिविटी चेंज होगी उसी तरीके से जो इनपुट क्वांटिटी है जिस तरीके से इनपुट क्वांटिटी आपकी वेरी होगी उसी तरीके से जो आपका ट्रांसड्यूसर है उसका रेजिस्टिविटी चेंज होगा। तो रेजिस्टिविटी जिस प्रकार से चेंज होगा वो उसी से हमें ये पता लग जाएगा कि जो अप्लाइड क्वांटिटी है, अप्लाइड फोर्स है अदर फिजिकल क्वांटिटी की, वो इस तरीके से वैरी कर रही है। अगर बात करें, अगर रेजिस्टेंस चेंज जो है स्मॉल या कह लीजिए स्मॉलर इंटेंसिटी के साथ जो है लाइट इंटेंसिटी के साथ होता है तो यहाँ पे आपको फोटो कंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलता है। एट द सेम टाइम अगर बात करें रेजिस्टेंस चेंज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपको अगर देखने को मिलता है तो ये आपका मैग्नेटो रेजिस्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ना। यानी कि अगर लाइट इंटेंसिटी में आपको जो है रेजिस्टेंस चेंज होता है किसी भी डिवाइस का तो वहाँ पे आपको फोटो कंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा, और अगर यही जो है रेजिस्टेंस चेंज आपके मैग्नेटिक फील्ड एक्सपोजर में होगा तो आपको मैग्नेटो रेजिस्टिव इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर बात करें तो जो वेरिएबल रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं और वो किस पे रिलाई करते हैं, एक्सटर्नल एक्साइटेशन वोल्टेज, मतलब कि जिस तरीके से आपकी एक्सटर्नल डिवाइस वोल्टेज प्रोड्यूस करेगी, जिस तरीके से उसके डायमेंशंस चेंज होंगे, जिस तरीके से उसकी एनर्जी चेंज होगी, उसमें जो एनर्जी होगी जिस तरीके से चेंज होगी वो क्या करेगी कि आपके ट्रांसड्यूसर में एक एक्साइटेशन वोल्टेज क्रिएट करेगी, और यही इसी के बेस पे, इसी एक्साइटेशन वोल्टेज के बेस पे आपका रेजिस्टेंस जो है ट्रांसड्यूसर का वो चेंज होगा। अगर बात करें रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर के डिज़ाइन की तो ये बहुत ही सिंपल और इजी डिज़ाइन इनकी होती है, साथ ही साथ आप आसानी से जो है इनका इस्तेमाल एज अ सेंसिंग डिवाइस कर सकते हैं। अब देखिए इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड हमारा जो है कुछ डिवाइसेस हैं, जैसे कि आपका लीनियर पोटेंशियोमीटर या एंगुलर मोशन पोटेंशियोमीटर। अगर हम बात करें लीनियर पोटेंशियोमीटर की तो यहाँ पे जो लीनियर मोशन होता है, लीनियर मतलब यानी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो सीधी रेखा में आपका मोशन होता है उसको क्या करता है, या कह लीजिए जो ऋजुरेखीय गति होती है उसको ये क्या करता है, रेजिस्टेंस में चेंज करता है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, अब जितने भी ट्रांसड्यूसर होते हैं वो क्या करते हैं, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारा लीनियर पोटेंशियोमीटर होता है वो लीनियर या ऋजुरेखीय गति को या लीनियर मोशन को आपका रेजिस्टेंस में चेंज करता है। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे एंगुलर मोशन पोटेंशियोमीटर की तो ये क्या करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के एंगुलर स्पीड को, है ना, या रोटेशनल स्पीड को किस में कन्वर्ट करेगा, रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करेगा। ठीक है,
कैसे करेगा? अब यहाँ पे देखिए, लीनियर अगर हम पोटेंशियोमीटर की बात करें तो यह इसमें क्या होता है कि जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो अप्लाइड लोड या अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग जो है वैरी करता है, ठीक है। जैसे कि आपका एक स्लाइडर लगा होता है, तो स्लाइडर क्या करता है, स्लाइडर पे जैसे ही आपका कांटेक्ट मेक बनता है, उस कांटेक्ट के हिसाब से आपका आउटपुट रेजिस्टेंस गेन होता है। वहीं अगर बात करें तो जो आपकी ट्रांसलेटरी डिवाइस होती है उसका स्ट्रोक मतलब कि ऊपर से नीचे, यानी कि लीनियर मोशन मतलब क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन में। तो जो स्ट्रोक होता है यानी कि एक बार में वो कितना लेंथ तय करेगा, ठीक है, वो क्या होता है आपका 2 से लेके 50 सेंटीमीटर तक हो सकता है। अगर हम यहीं रोटेशनल पोटेंशियोमीटर की बात करें या रोटेशनल डिवाइस की बात करें तो इसमें जो रेंज होता है वो आपका 10 से लेके 60 डिग्री तक होता है फुल टर्न में। अब देखिए रेजिस्टेंस एलिमेंट जो होते हैं वो वायर बाउंडेड होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि इससे आपको सफिशिएंट हाई रेजिस्टेंस वैल्यू स्मॉल स्पेस में मिल जाती है। अगर वायर बाउंडेड है मतलब कि वायर्स को बाउंड कर दिया जाता है तो इससे आपको स्पेस भी कम मिलता है और आपको हाई रेजिस्टेंस भी मिल जाता है। अगर अब बात करें रेजिस्टेंस के कैरेक्टरिस्टिक की, जो आपका रेजिस्टेंस वायर होता है जो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है उसके कैरेक्टरिस्टिक की, तो ये एक्चुअली में जो इनका डायामीटर होता है वो 25 से लेके 50 माइक्रोन तक होता है और ये सिलेंड्रिकल या फ्लैट मैंडल पर सिरामिक्स के या ग्लास के किसी का भी बना हो सकता है, उस पर वाउंडेड रहते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो रजिस्टिविटी जो आपका रेजिस्टेंस वायर होता है उसकी 0.4 ओम मीटर से लेके 1.3 ओम मीटर तक की होती है और जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है वो 0.002% से लेके पर डिग्री सेल्सियस 0.001% पर डिग्री सेल्सियस तक होता है। वायर की प्रॉपर्टी स्ट्रांग होना चाहिए मतलब कि स्ट्रेंथ में, डक्टाइल होना चाहिए और एंटी कोरोजिव होना चाहिए मतलब कि कोरोजन ना हो। देखिए अगर अरेंजमेंट की बात करें देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है रो एल बाई ए। तो इसमें से कोई भी डायमेंशन को हम चेंज करके, चाहे आप रो चेंज करिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करिए या लेंथ ऑफ वायर चेंज करिए, किसी को भी आप चेंज करके रेजिस्टेंस का क्या नाम है जो है इनपुट जो पावर है या इनपुट फोर्स है उसकी वैल्यू आप रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर में मेजर कर पाएंगे कोई भी। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो आपका रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर होता है इसमें बेसिकली हम दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, या तो आप व्हीट स्टोन ब्रिज फॉर्म में इस्तेमाल करिए रेजिस्टेंस को, या तो आप पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करिए। अब व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है कि आपको पता है इसमें हमारे 4 जो है आपके 4 आर्म्स होते हैं ब्रिज के, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है PQRS। तो अगर ब्रिज आपका संतुलन में रहता है मतलब कि संतुलन की अगर बात करें तो बैलेंस कंडीशन में रहता है, उस केस में क्या होता है कि आपका जो रेशियो ऑफ ईच आर्म्स है,
ठीक है, कॉन्जिक्यूटिवली वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे कि P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस, या यूँ कह लीजिए P बाई आर इक्वल टू Q बाई एस, या यूँ कह लीजिए R बाई एस इक्वल टू Q बाई P। ठीक है, तो मतलब कि जो आपकी भुजाएं हैं इनका जो रेशियो होता है दो भुजाओं का, वो जब ब्रिज आपका कंट्रोल्ड बैलेंस कंडीशन में होगा तो उन भुजाओं का रेशियो जो है वो एक समान होगा। और जो इनके विकर्ण यानी कि विकर्ण आपका क्या हो जाएगा, B इंटू डी या आपका A इंटू सी। तो ए सी पे आप क्या कर रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, है ना। तो आपका विकर्ण क्या हो गया, बी डी, जिस पे आपको आउटपुट मिलेगा। तो जो विकर्ण पे आपको आउटपुट मिलेगा यानी कि बी डी पे जो आउटपुट मिलेगा, जब आपका ब्रिज कंट्रोल कंडीशन में रहेगा या आपका ब्रिज बैलेंस कंडीशन में रहेगा, तो इस विकर्ण पे मिलने वाला आउटपुट जो आपका होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। इनडायरेक्टली कहिए कि अगर इस पे मिलने वाला आउटपुट आपका शून्य है तो आपका ब्रिज बैलेंस कंडीशन में माना जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल की, तो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए आपका जो इनपुट पोटेंशियल है वो आपका E1 है और वायर की लेंथ आपकी E2 है। तो यहाँ आपका जो है स्लाइडर लगा होता है। ठीक है, अब स्लाइडर जो है, जो भी आपका इनपुट फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसको क्या करेगा, रेजिस्टेंस फॉर्म में कन्वर्ट करके एज आउटपुट आपको देगा। ठीक है, वो किस तरीके से देगा, मान लीजिए आउटपुट वोल्टेज, अब स्लाइडर की पोजीशन जैसे जैसे चेंज होगी आपका आउटपुट वोल्टेज चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो मतलब जैसे जैसे आपका इनपुट चेंज होगा उस तरीके से स्लाइडर की पोजीशन भी चेंज होगी। तो इनपुट के अकॉर्डिंग ही स्लाइडर भी आउटपुट रिजल्ट को देगा। अब जैसे जैसे स्लाइडर की पोजीशन चेंज होगी, ये स्मॉल एल लेंथ जो है ये बढ़ती जाएगी, साथ ही इससे जुड़ा हुआ जो आउटपुट वोल्टेज है E0 ये भी वैरी करता जाएगा। तो अगर यहाँ से अगर हम देखें तो जो आपका एल लेंथ तार के लिए, एल लंबाई, कैपिटल एल लंबाई के तार के लिए जो आपको E0 की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी इनपुट पोटेंशियल यानी कि EI या इनपुट वोल्टेज EI अपन लेंथ ऑफ वायर, है ना, L। ठीक है, ये तो आपको क्या मिलेगा, प्रवणता मिलेगी या कह लीजिए आप। तो मान लीजिए आपका जो स्लाइडर है वो ए दूरी पर, ए आपका इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से एल डिस्टेंस पे, स्मॉल एल डिस्टेंस पे टच कर रहा है। तो आपको चूँकि प्रवणता जो है EI बाई एल आपको मिली है, तो यहाँ से आप क्या पाएंगे कि E0 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका EI बाई एल। ठीक है, अब इस प्रकार से हम जो है L का मान ज्ञात कर सकते हैं या पता कर सकते हैं कि L किस डिस्टेंस पे है, कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, अगर हमें आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज पता है और L अगर पता चल गया तो मतलब कि हमारा अप्लाइड वैल्यू क्या थी, हम उसको भी आसानी से पता कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था प्रवणता, तो प्रवणता क्या होती है, स्लोप ही होता है ना। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, प्रवणता क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, E0 बाई एल, यही आपकी क्या होती है प्रवणता। वही चीज़ वहाँ पे मेंशन है कि अगर स्लोप जो है आप यहाँ से देखेंगे तो आपको स्लोप क्या मिल जाएगा, EI बाई एल। और अगर आपको ये स्मॉल एल की वैल्यू पता करनी है कि स्लाइडर की पोजीशन के हिसाब से कितना आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका E इनपुट अपान L इंटू स्मॉल एल यानी कि पोजीशन ऑफ स्लाइडर। इस तरीके से जो है
आप वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करें अगर रजिस्टिव पोजीशन ट्रांसड्यूसर, तो रजिस्टिव इसी प्रकार अगर हम बात करें रजिस्टिव प्रेशर ट्रांसड्यूसर की, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम मेज़रमेंट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे विलोज लगे होते हैं। ये क्या करते हैं, इनपुट प्रेशर के अकॉर्डिंग जो है लोड को यहाँ पे नीचे अप्लाई करते हैं। ठीक है, सेम सेकंड में आप अगर सेकंड केस में देखेंगे तो यहाँ पे विलोज लगा होता है, वो भी सेम तरीके से ही वैरी करता है, जिससे कि हमारा रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो जैसे ही हमने प्रेशर को जो है, प्रेशर हमारी क्या है, इनलेट क्वांटिटीज़ है, और ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है कि किसी भी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। तो यहाँ से जैसे प्रेशर अप्लाई हुआ तो जो विलो वी है अप्लाइड प्रेशर के अकॉर्डिंग जो है वो अपने आप को चेंज करती है, अपने शेप को चेंज करती है। जैसे यहाँ से प्रेशर पी अप्लाई हुआ तो जो विलो है वी, वो या तो आपको कंप्रेस हो जाएगी या एक्सपेंड हो जाएगी। तो दोनों ही केस में क्या होगा, जैसे वहाँ पे आपका स्लाइडर मूव करता था, स्लाइड करके ऊपर या नीचे, तो उस हिसाब से क्या होता था कि आपकी एल लेंथ चेंज हो जाती थी। तो उससे जो एफिलेटेड आपका पोटेंशियल होता था, पोटेंशियल वो क्या होता था, वो भी वैरी करता था। तो सेम जैसे ही यहाँ पे आपका प्रेशर वैरी करेगा, उस अकॉर्डिंग ये जो विलो है ये इसकी पोजीशन या तो कंप्रेस होगी या एक्सपैंड होगी। दोनों ही केस में क्या होगा कि रेजिस्टेंस की पोजीशन, ये जो ए पे रेजिस्टेंस लगा है ये चेंज होगा। तो जैसे ही आपका ये रेजिस्टेंस चेंज होगा तो टोटल लेंथ जो आपको मिल रही है बी और ए के बीच में वो चेंज हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है आपका जो डिवाइस होगी, जो सेंसिंग एलिमेंट होगा, उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। जब सेंसिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो जो हमारा ट्रांसड्यूसर है वो ये कैलकुलेट कर लेगा कि अप्लाइड फोर्स की वैल्यू क्या थी, क्योंकि एक तरीके से कोरिलेशन होता है, ये जो अप्लाइड प्रेशर होता है और जो रेजिस्टेंस होता है वो एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। उनके बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशन डेवलप किया जाता है कि किस तरीके से एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। जिस हिसाब से ए और बी के बीच में पोजीशन चेंज होगी उस हिसाब से रेजिस्टेंस चेंज होगा, और जिस हिसाब से रेजिस्टेंस चेंज होगा उस हिसाब से पोजीशन चेंज होगी, और पोजीशन चेंज होगी तो उससे ये पता चल जाएगा कि अप्लाइड प्रेशर इस पोजीशन के लिए प्रेशर जो है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। इस तरीके से जो है हम ट्रांसड्यूसर में लगे सेंसिंग एलिमेंट के थ्रू पता कर पाते हैं कि अप्लाइड लोड हमारा जो है उसकी क्या वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो आपका ट्रांसड्यूसर होता है उसमें आपका जो सर्किट होती है वह व्हीट स्टोन बीज फॉर्म की होती है। तो जैसे ही आपका लेंथ चेंज होता है तो उससे रिलेटेड लेंथ चेंज होगा, तो लेंथ के अकॉर्डिंग जो है आपका रेजिस्टेंस चेंज होगा, और जैसे ही रेजिस्टेंस चेंज होगा आपका व्हीट स्टोन ब्रिज अनबैलेंस होगा। अनबैलेंस होके जो आपका यहाँ पे पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है ना, बिकर्ड पे, उसमें क्या होगा, पोटेंशियल की वैल्यू आएगी, उसको हम रीड कर लेंगे, और उसी पोटेंशियल की वैल्यू जो आएगी उसके अकॉर्डिंग ये पता चल जाएगा कि अप्लाइड फोर्स कितना है। तो मतलब व्हीट स्टोन ब्रिज जैसे ही अनबैलेंस होता है ये पता चल जाता है कि अप्लाइड प्रेशर कितना है, उस प्रेशर के अकॉर्डिंग यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू चेंज होती है। तो इस तरीके से अगर बात करें हम तो हमारा जो रेजिस्टेंस या वेरिएबल रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर है वो कार्य करता है। चलिए इसी तरीके से जो हमने अभी देखा था लीनियर के साथ साथ अगर हम बात करेंगे एंगुलर मोशन की, तो यहाँ पे आप देखिए जिस तरीके से आपका एंगुलर पोजीशन चेंज हो रहा है, देखिए
जिस तरीके से ये है आपका रेजिस्टिव एलिमेंट जो बाहर आपको दिख रहा है, ये है रेजिस्टिव एलिमेंट। इसका जो अप्लाइड वोल्टेज है वो है EI, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एंड पे कनेक्ट है, एक इस एंड पे एक इस एंड पे, ठीक है। अब उसके साथ ये आपका स्लाइडर है, तो स्लाइडर क्या करता है, इसका एंगल वेरी करता रहता है। जिस तरीके से स्लाइडर अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, वो एंगल थीटा जो है वो इस अकॉर्डिंग स्लाइडर के पोजीशन के अकॉर्डिंग वेरी करता रहता है। और फिर क्या होता है कि उसी से क्या होता है, हमें आउटपुट जो है, ये देखिए आउटपुट वोल्टेज E0 मिलता है। E0 देखिए, E0 की जो पोजीशन है जहाँ से हमें वोल्टेज मिलता है, देखिए एक तो इसके सेंटर पे कनेक्ट है और एक वायर के एंड पे। मतलब कि जो इनिशियल पोजीशन है और जो एक्चुअल पोजीशन स्लाइडर की है, दोनों ही केस में जो है आपको उन्हीं पोजीशंस के बीच में आउटपुट वोल्टेज मिलता है। तो आउटपुट वोल्टेज जो है हमारा, वो आपका जो आउटपुट वोल्टेज होगा E0, वो जो स्लाइडर की पोजीशन होगी यानी कि एंगल थीटा पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और हमारा इनपुट वोल्टेज कितना है, तो जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज चेंज होगा उसी अकॉर्डिंग जो है हमारा आउटपुट वोल्टेज आप E0 ये भी चेंज होगा। और हम जो एंगल थीटा है बाई रिलेशन प्राप्त करके ये पता कर लेते हैं कि अप्लाइड जो है, जो एंगुलर मूवमेंट है ऑब्जेक्ट का या क्वांटिटी का, वो कितना एंगुलर मूवमेंट कर रही है। फिर नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल इंडक्टेंस ट्रांसड्यूसर। तो जैसे यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर था, तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस जो है पोजीशन के साथ जो आपका सेंसिंग एलिमेंट है उसका रेजिस्टेंस वैरी करता रहता था। उससे हमें ये पता लग जाता था कि अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड लोड या अप्लाइड कह लीजिए स्ट्रेस कितना है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, आपका जो रेजिस्टेंस है उसकी जगह इंडक्टेंस का इस्तेमाल होता है। तो जो भी अप्लाइड क्वांटिटी होगी उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा जो सेंसिंग डिवाइस है उसका इंडक्टेंस चेंज होगा, और उसी से हमारा ट्रांसड्यूसर ये पता कर लेगा कि अप्लाइड लोड या अप्लाइड फोर्स जो या अप्लाइड क्वांटिटी जो है वो कितना अमाउंट है या कितनी जो है उसकी वैल्यू है, ठीक है। अब अगर बात करेंगे लीनियर वेरिएबल इंडक्टेंस ट्रांसड्यूसर की, तो ये 4 टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर, या जिसको हम LVDT बोलते हैं। ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम्स में। इसका प्रिंसिपल भी पूछा जाता है, वर्किंग भी पूछी जाती है। उसके अलावा RVDT, तो जैसे कि आपने देखा रोटरी और लीनियर मोशन के लिए, वैसे ही यहाँ पे लीनियर वेरिएबल के साथ साथ RVDT क्या है, रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। उसके अलावा सिंक्रोज और रिजॉल्वर्स के बारे में हमें डिटेल में देखना है। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि लीनियर वेरिएबल ट्रांसड्यूसर या LVDT हमारा किस प्रिंसिपल पे काम करता है। अब अगर बात करें हम, तो वेरिएबल इंडक्टेंस ट्रांसड्यूसर में जो कि तीन प्रिंसिपल पर काम करता है। पहला है सेल्फ इंडक्टेंस या L में परिवर्तन पर आधारित, दूसरा है म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी कि M में परिवर्तन पर बेस्ड, और तीसरा है एडी करंट के जनरेशन पर बेस्ड। तो अगर हम पहले की बात करें, दैट इज़ आपका स्वप्रेरकत्व यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस पे बेस्ड, तो आपको पता है कि जो सेल्फ इंडक्टेंस हमारा या किसी भी सोलेनॉइड का जो प्रेरकत्व होता है L, वो हमारा L इक्वल टू μ0 μr n² A/l होता है, जहाँ पे μ0 आपका होता है परमिटिविटी या चुंबकशीलता जिसको बोलते हैं एयर या किसी भी ओपन स्पेस की,
म्यू आर होता है कोर की चुंबकशीलता, ठीक है, कोर के अराउंड ही होता है ना मैग्नेटिक फील्ड। एन होता है कुंडली में लपेटों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इन कुंडली। ए होता है चुंबकीय पथ या जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और एल होता है लेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए, चाहे अगर कुंडली के प्रेरकत्व में या नंबर ऑफ टर्न्स में या उसकी परमिटिविटी में या एरिया या लेंथ में परिवर्तन किया जाए, तो आपका जो प्रेरकत्व है L, उसकी भी वैल्यू हमारी चेंज होगी। हम अगर इसमें से कोई सा भी जो है वेरिएबल चेंज करेंगे तो हमारा L अफेक्टेड होगा। अब जो आपका सेल्फ इंडक्टेंस बेस्ड ट्रांसड्यूसर होते हैं, इसको बेसिकली हम डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपका LVDT है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी कॉइल होती है उसको इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं उनके परिवर्तन से कुंडली के टर्न्स में या एरिया में या कह लीजिए आपका कोर की परमिटिविटी में अथवा लेंथ में परिवर्तन आ जाए, है ना। इसमें से किसी एक में भी परिवर्तन अगर मिल जाता है तो जो आउटपुट है वो आपका इंडक्टेंस के चेंज के प्रोपोर्शनल होगा। फिर से सुनिए, अगर हम कुंडली को इस प्रकार से एडजस्ट करें कि कोई एक वेरिएबल, चाहे वो आपका टर्न्स हो, एरिया हो, या कोर की परमिटिविटी हो, या लेंथ हो, उसमें जो है चेंज आ जाए। अब इसमें अगर चेंज होगा तो आपका क्या होगा कि जो आउटपुट इंडक्टेंस है वो भी पैरेलली चेंज हो जाएगा। और इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि जो अप्लाइड क्वांटिटी है या अप्लाइड एनर्जी है उसकी वैल्यू हम पता कर पाएंगे, ठीक है। अब अगर बात करें तो यहाँ पे आपको दो फिगर दिख रहे हैं। पहला फिगर है जिसमें आपको पहले फिगर में आपको जो है रेखीय डिस्प्लेसमेंट या लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए, लीनियर डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट के लिए जो है दिखाया गया है कि किस तरीके से इंडक्टेंस में चेंज करके इंडक्टेंस को चेंज इन इंडक्टेंस मेजर करके हम लीनियर डिस्टेंस को मेजर करते हैं। और दूसरे में आपको जो है वो एंगुलर डिस्टेंस किस तरीके से, एंगुलर जो है डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप पहले में देख रहे होंगे यहाँ पे वाइपर लगा है। जैसे जैसे आपका वाइपर की पोजीशन चेंज होगी या डिस्प्लेस्ड होगी, उसी प्रकार से आपका क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज, जो कुंडली से अफिलेटेड आउटपुट वोल्टेज है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। मतलब कि जैसे आपकी वाइपर की पोजीशन चेंज होगी, डिस्प्लेसमेंट होगा तो आपको आउटपुट वोल्टेज चेंज मिलेगा। सेम यहाँ भी अगर आप कोणीय की बात करें या एंगुलर की बात करें तो इसमें भी जिस तरीके से वाइपर की पोजीशन चेंज होगी उस तरीके से थीटा चेंज होगा, और थीटा चेंज होगा तो आउटपुट वोल्टेज आपका जो आयरन कोर है उससे जो अफिलेटेड वोल्टेज है वो भी आपका चेंज होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे दो जो है आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं। दोनों में ही क्या है कि अलग अलग जो आपके वायर्स हैं वो अलग अलग कोर पे वाउंडेड हैं। अब इसमें से एक पार्ट जो है वो रोटेशन करेगा और दूसरा पार्ट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है।
अब जो उनका एंगुलर मोमेंट होगा, जो आपकी दोनों कॉइल्स हैं उनके बीच में, तो उससे क्या होगा, उनके बीच जो अफ्लेटेड फ्लक्स है वो चेंज हो जाएगा। और जब फ्लक्स चेंज होगा तो आपका इंडक्टेंस चेंज हो जाएगा, यानी कि जो आउटपुट आपका है इंडक्टेंस वो भी क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। और इस तरीके से जो आपका इंडक्टेंस भी चेंज होगा वो आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू के प्रोपोर्शनल होगा, और हम पता कर पाएंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। सेकेंड केस में क्या होगा कि इसमें हम परमिटिविटी के चेंज के बेस पे हम ये पता कर सकते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसमें क्या होता है, जो ट्रांसड्यूसर होता है उसमें एक मैग्नेटिक फार्मर लगा होता है, चुंबकीय फार्मर लगा होता है, और उसी पे क्या होता है, कुंडली या कॉइल लपेटी गई रहती है। ये मैग्नेटिक फार्मर है, ठीक है, या आयरन कोर जिसको कह लीजिए, ठीक है। उसके अंदर, मैग्नेटिक फार्मर के अंदर आपकी आयरन कोर होती है, उसके डिस्प्लेसमेंट को ये इंडक्टेंस के फॉर्म में, चेंज ऑफ इंडक्टेंस के फॉर्म में हमें पता चलता है। तो जैसे ही कोर इसके अंदर, मैग्नेटिक फार्मर के अंदर रहती है, और जो आपकी कॉइल है वो मैग्नेटिक फार्मर पे लपेटी गई है, ठीक है। तो जैसे ही आप क्या करते हैं कि जो आयरन कोर को मैग्नेटिक फार्मर के अंदर इंसर्ट करते हैं, वैसे ही उसके विस्थापन से क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कोर को अंदर जाने की वजह से क्या होता है, जो आपका परमिटिविटी है वो चेंज हो जाती है कोर की, ठीक है। और जब परमिटिविटी आपकी चेंज होगी तो जो अफिलेटेड आपका आउटपुट होगा, इंडक्टेंस होगा, वो भी चेंज होगा। और चेंज इन इंडक्टेंस जो है उससे ये पता चल जाएगी कि कितना जो आपका कोर है वो डिस्प्लेस किया गया है। अब आइए बात करते हैं LVDT की। अभी जो अदर टू प्रिंसिपल्स हैं उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अगर हम बात करें वर्किंग ऑफ लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर की, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपकी एक सॉफ्ट आयरन कोर लगी रहती है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है। ये आपकी सॉफ्ट आयरन कोर है। अब सॉफ्ट आयरन कोर के चारों तरफ क्या होता है, वायर्स लपेटे रहते हैं, ठीक है, जिसमें से क्या होता है, आपका एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और दो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा P1 क्या है, हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, और S1 S2 क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग्स है। अब जो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती है उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो समान होते हैं, और ये क्या, प्राइमरी वाइंडिंग्स के दोनों तरफ जो है सेम डिस्टेंस पे सिमेट्रिकली जो है प्लेस्ड रहती हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग्स क्या होती हैं, एक दूसरे के अपोजिट फेज में रहती हैं। अब अगर वर्किंग की बात करें तो
तो जैसे ही हम जो आयरन कोर होती है उसको मूव करते हैं, तो उसके मूवमेंट की वजह से जो आपको प्राइमरी वाइंडिंग्स में जो सप्लाई दी जाती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, आयरन कोर मूव होती है। तो जो इससे एफिलेटेड सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग से एफिलेटेड जो आपके वोल्टेज होते हैं, दैट इज़ E1 E2, वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो उनके चेंज होने से क्या होता है, जो आपका नेट वोल्टेज मिलता है, आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है। अब जैसे ही यहाँ पे आपको AC सप्लाई आपने दिया, तो उससे क्या होता है, आपका जो सॉफ्ट आयरन कोर है वो मूव करेगा। उनके मूवमेंट की वजह से जो आपके एफिलेटेड फ्लक्स होंगे सेकेंडरी वाइंडिंग्स में, वो चेंज होंगे। अब अगर न्यूट्रल पोजीशन पे आपका कोर है, उस केस में क्या होगा कि जो एफिलेटेड फ्लक्स होंगे सेकेंडरी वाइंडिंग्स, पहली और दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग्स में, वो मैग्नीट्यूड में तो दोनों सेम होंगे, बट उनकी क्या होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो जो आपको टोटल नेट आउटपुट मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा, मतलब कि नेट आउटपुट 0 मिलेगा। इनडायरेक्टली बोले तो जब आपका न्यूट्रल पोजीशन में कोर रहेगा, उस केस में क्या होगा कि जो नेट आउटपुट है आपका वो शून्य मिलता है। अगर जैसे ही आपका जो कोर होता है उसका कोई भी फिजिकल डिस्प्लेसमेंट होता है, उससे क्या होता है, जो वोल्टेज होता है सेकेंडरी वाइंडिंग्स का, वो क्या होता है, मान लीजिए लेफ़्ट साइड हुआ तो एक वाइंडिंग का वोल्टेज इंक्रीज करेगा, जबकि दूसरी वाइंडिंग का वोल्टेज क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा एट द सेम टाइम, है ना। और अगर राइट साइड हुआ तो जो राइट साइड में आपकी सेकेंडरी कॉइल होगी, उससे फ्लेटेड फ्लक्स जो है वो बदलेंगे और उसका जो है वोल्टेज वो इंक्रीज करेगा, और सेकेंडरी का सेकेंडरी जो राइट साइड है उसका डिक्रीज कर जाएगा। अब जो इनके बीच जो आपके सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैं, जो इनके बीच का वोल्टेज डिफरेंस होगा, वो एज आ आउटपुट आपको टर्मिनल पे आउटपुट उस पर मिलेगा, और उससे हम ये पता कर पाएंगे कि कोर की हमारी पोजीशन किस डायरेक्शन में कितना जो है कोर डिस्प्लेस्ड हुआ है। यानी कि जिस प्रकार से हमें सेकेंडरी वाइंडिंग का नेट आउटपुट मिलेगा, उसके बेस पे हम ये पता कर पाएंगे कि कोर की एक्चुअल पोजीशन हमारी क्या है। अगर बात करें कोर की न्यूट्रल पोजीशन की या जीरो पोजीशन की या नो डिस्प्लेसमेंट की, उस केस में क्या होता है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स में आपके फ्लक्स इंड्यूस्ड होते हैं, उसके वजह से जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है और अपोजिट होता है। इसीलिए हमारा नेट आउटपुट क्या होता है, 0 होता है। यानी कि आउटपुट वोल्टेज की बात करेंगे E1 माइनस E2, तो इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, 0 होगा। यानी कि यहाँ पे आउटपुट हमें नेग्लिजिबल मिलेगा। और जैसे जैसे आपकी कोर किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगी इस नल पोजीशन से, यानी कि जो एक्चुअल जहाँ पे प्लेस थी आपकी कोर, वैसे वैसे क्या होगा कि डिफरेंस इन आपको डिफरेंशियल वोल्टेज मिलेगा। डिफरेंशियल वोल्टेज की बात करें तो डिफरेंस इन सेकेंडरी वोल्टेज, ठीक है। और जैसे जैसे एक डायरेक्शन में आपकी मूवमेंट कोर की बढ़ती जाएगी, उसी तरीके से आपका वोल्टेज जो है इंक्रीज करता जाएगा। अब जो ये आपका सेकेंडरी वोल्टेज होता है या वोल्टेज में जो इंक्रीमेंट होगा, वो आपके प्राइमरी वोल्टेज से के साथ फेज रिलेशन में होता है। अगर आप जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, मान लीजिए कि आप नल पोजीशन से लेफ़्ट में आए, उस केस में क्या हुआ कि आपका जो सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज था, जो आउटपुट वोल्टेज था, वो आपका फेज में था। तो जब आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ फेज हो जाएगा, यानी कि 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो जाएगा प्राइमरी वोल्टेज से, ठीक है। पोजीशन तब भी वोल्टेज जो डिफरेंशियल वोल्टेज है वो तब भी इंक्रीज होगा, लेकिन उस केस में क्या होगा कि 180 डिग्री आउट ऑफ फेज रहेगा विद
इनपुट वोल्टेज। तो इस तरीके से हम जो है मैग्नीट्यूड और फेज़ आउटपुट या डिफरेंशियल वोल्टेज का एनालिसिस करके ये पता कर लेते हैं कि कोर की पोजीशन हमारी क्या है, ठीक है, और डायरेक्शन हमारी कोर की क्या है, यानी कि किधर कोर जो है हमारी मूव की है। अब अगर बात करें एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, एलवीडीटी का क्या एडवांटेज है, तो सबसे पहला आपका एडवांटेज ये है कि जो आउटपुट वोल्टेज होता है ट्रांसड्यूसर का, ये आपका लीनियर रहता है, लगभग 5 mm जो है अप टू 5 mm डिस्प्लेसमेंट। उसके नेक्स्ट की बात करें तो इनका जो रेजोल्यूशन होता है वो इनफाइनाइट रेजोल्यूशन होता है। सेंसिटिविटी जो हमारा एलवीडीटी का होता है काफ़ी हाई होता है, मतलब कि हल्का थोड़ा सा भी जो आपका कोर का पोजीशन चेंज हुआ तो हमें आउटपुट वोल्टेज तुरंत मिल जाएगा, यानी कि स्मॉल चेंज के लिए भी हम जो है सेंस कर पाएंगे। इसीलिए जो है सेंसिटिविटी जो है एलवीडीटी लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर का जो है वो हाई होता है। नेक्स्ट बात करें तो ये हाई डिग्री शॉक को अब्जॉर्ब कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, साथ ही साथ हाई लेवल क्या नाम है वेरिएशन या कह लीजिए एडवर्स इफेक्ट को ये मैनेज कर लेते हैं। लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर किसी भी हाई एम्पलीट्यूड शॉक्स, वाइब्रेशन या एडवर्स इफेक्ट को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो ये कंस्ट्रक्शन में सिंपल, वर्किंग में सिंपल होते ही हैं, लाइट वेट और इजीली जो है अलाइन और मेंटेन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें डिसएडवांटेज की, तो हमें थोड़ा सा जो है रिस्पेक्टिवली जो है लार्ज डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है पर्टिकुलर आउटपुट के लिए। साथ ही साथ जो आपकी सेंसिटिविटी होती है उसमें क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से शील्डिंग इफेक्ट की एक पॉसिबिलिटी बनी रहती है। और साथ ही साथ जो पावर आउटपुट होता है उसमें ये थोड़ा सा लो होते हैं, मतलब कि कम पावर आउटपुट देते हैं। तो इस तरीके से जो है अगर बात करें तो लीनियर एलवीडीटी लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर के बारे में हमने जो है कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। अगर कोई कन्फ्यूज़न होगी तो आप दोबारा जो है क्लास में एज अ क्वेरी पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें हम इंडक्टिव मेथड की या इंडक्टेंस पे बेस्ड क्या नाम है ट्रांसड्यूसर की, तो अभी हमारे ईडी करंट पे बेस्ड जो ईडी करंट प्रिंसिपल बेस्ड जो ट्रांसड्यूसर हैं वो उनकी वर्किंग जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है यानी कि इंडक्टेंस के अलावा, ठीक है, फोटो कंडक्टिव सेल एंड फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, उसके बारे में हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। और साथ ही साथ आरबीडीटी, सिंक्रोज और रिजॉल्वर के बारे में भी थोड़ा सा डीप में डिस्कशन करेंगे। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।